नगर और फिरियावद विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं, इसलिए सभी सियासी विसात भी बीत चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही है और अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में लगी है। लेकिन इससे अलग होकर के एक सामाजिक सरोकार और सामाजिक जो सुविधाएं और विकास कार्यों को लेकर के जो कार्य होने चाहिए, उसको लेकर के आज हमारे साथ में है सामाजिक निगरानी दल के संरक्षक रूपलाल जी मेनेरिया, जिनसे जानते हैं कि इनके अलावा जो ऐसे क्या विकास कार्य हैं जो किसानों के लिए या सरकारी विभागों के लिए जो सरकार को करने चाहिए थे या होते हैं, तो निश्चित ही रूप से जन कल्याणकारी कार्य होंगे। तो आज हम इस बारे में जानते हैं सामाजिक निगरानी दल के संरक्षक रूपलाल जी मेनेरिया से। सबसे पहले नमस्कार। और वल्लभनगर और दरियाबंद में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ के 70% लोग किसान कृषि पर आधारित हैं। तो ऐसे में किसानों के लिए ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, जिससे जनहित के काम हो और सरकार किसानों को भी लाभ हो? देखो साहब, जहाँ तक किसानों के जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, आज की तारीख में अपने के जो मक्के की फसल है, ये लगभग ये रोग लगने से खराब हो गई। सोयाबीन भी खराब हो गया। इस बारे में हमारा निगरानी दल अवगत करा रहा है कि आज की तारीख में किसान मक्के की फसल को 800, 1000 और 1300 रुपए में बेच रहा है। तो सरकार ने मक्के की फसल की क्या कीमत तय की है और खरीद के केंद्र कहाँ हैं जहाँ किसान अपना वाजिब मूल्य पे फसल दे सके। दूसरा, मेरी मांग ये है कि सभी किसानों का फसली बीमा नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सहकारी समिति के व्यवस्थापकों के पद भी खाली पड़े हैं। कहीं कहीं ये समिति बंद रहती है। सभी का फसल खराबा का मुआवजा जो है किसानों को मिलना चाहिए, चाहे उसका बीमा है या नहीं, क्योंकि नुकसान हर किसान को हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक फसली ऋण देने की बात है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूँ कह रहे हैं कि हम हर किसानों को फसली ऋण दे रहे हैं। इसमें आज मैं भटेवर ग्राम सेवा सहकारी समिति का स्वयं सदस्य हूँ। मुझे अवधि पार ऋण माफ हुआ, वापस लोन नहीं मिला। मैंने राशन संपर्क में ये शिकायत दर्ज कराई, तो सहकारी विभाग ने जवाब दिया कि अवधि पार ऋण माफ हुआ, पोर्टेबल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो मेरा कहना यह है कि वल्लभनगर विधानसभा, दरियावद विधानसभा ही नहीं, पूरे जिले में फसली ऋण 50% से ज्यादा किसानों का अवधि पार ऋण माफ हुआ है। उन सारे किसानों को समय पर फसली ऋण मिले। अब आपको ज्ञात हो तो अभी जयपुर में डीएपी खाद की कमी आ गई है, तो सरकार इसको सुनिश्चित करे। जहाँ तक कर्ज माफी का मामला है, मैं ये बताना चाहूंगा कि पीएलडीबी उदयपुर में वर्ष 3-4 में 1.25 करोड़ का अकाल के समय में चारा लोन हुआ। इसी प्रकार वर्ष 9 से 14 के बीच में पीएलडी में 22 करोड़ का ऋण अनुत्पादक बांटा गया, जिसकी स्टाफ द्वारा सीएम साहब को शिकायत की गई, जांचें हुई, एफआईआर दर्ज कर दोनों लोन पे कार्रवाई करनी थी। सरकारें बदल गई और 13 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध में कार्रवाई कैसे होती है, एक उदाहरण है। चलो, कार्रवाई हो न हो ये सरकारें जाने, लेकिन मेरी मांग ये है कि उस लोन में से जो एरिया टीएसपी में आता था, वहाँ पर करीब 18 से 20 करोड़ रुपया किसानों का माफ हो गया। वल्लभनगर विधानसभा और मावली विधानसभा टीएसपी में नहीं आती है। आज किसानों के कर्जे बकाया हैं। सारे बैंकों के कर्जे विशेष पैकेज के तहत किसानों के माफ होने चाहिए, ये मेरी मांग है। ये जो किसानों की प्रमुख समस्याएं थी, वो माननीय रूपलाल जी मेनेरिया संरक्षक सामाजिक निगरानी दल ने बताई, और इन्होंने कहा कि जो टीएसपी एरिया में जो पूर्व में थे उनके तो ऋण माफ हो गए, लेकिन वल्लभनगर और मावली विधानसभा जो टीएसपी एरिया में शामिल नहीं है, उनके ऋण माफ नहीं हुए। तो सरकार को चाहिए कि एक विशेष पैकेज की घोषणा करें और उसके तहत यहाँ भी किसानों को राहत मिले। इसके साथ ही जो किसानों की फसलें नष्ट हुई है, उनके लिए भी जो जिन्होंने बीमा करवाया उनका और नहीं करवाया, उनको भी नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की भी इन्होंने मांग की है।
अब हम इनसे जानते हैं कि जो सरकारी विभाग और सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ और क्षेत्र में प्रदेश में क्या समस्याएं हैं और उनके निदान के लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए। तो सर, ये जो सरकारी विभाग और कर्मचारियों के लिए भी बहुत सारी समस्याओं का सामने आ रहे हैं और आपने चूंकि समय समय पर ऐसे मुद्दों को सरकार और अधिकारियों तक पहुंचा करके एक समाधान कराने के लिए अहम रोल निभाया है, इसलिए आप से हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो सरकारी विभाग से जुड़ी हुई। देखो साहब, आज सरकार ने वल्लभनगर में नई पंचायत समिति का गठन किया, चलो स्वागत है, लेकिन 2 वर्ष के भीतर भी पंचायत समिति के भवन निर्माण के लिए आज दिन तक भूमि का चयन नहीं हुआ और एसडीओ वल्लभनगर द्वारा उदाखेड़ा में इसका प्रस्ताव भेजा, जिसका हमारे निगरानी दल ने विरोध किया। वो प्रस्ताव वापस यहाँ आ गया है और उसका समाधान सरकार ने अभी तक बजट की घोषणा क्यों नहीं की, करनी चाहिए। माताजी के नाम पे जमीन है, उसके आवंटन की बात चली, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है। तब मैंने सीएम साहब के नाम का एक ज्ञापन दिया है कि वल्लभनगर में जहाँ एसडीओ परिसर है, वहीं जिस प्रकार उदयपुर में कलेक्ट्री के पीछे एक भव्य बिल्डिंग है और 50 कार्यालय चल रहे हैं, इसी परिसर में भव्य बिल्डिंग बने ताकि जनता के काम, सरकारी काम सभी एक जगह हो। इस सुविधा को देखते हुए सरकार को यहाँ बजट देना चाहिए। दूसरा साहब, हमारा दल निरंतर वल्लभनगर विधानसभा में पूराबड़, वल्लभनगर, भिंडर और कानोड़ में 8 माह तक तहसीलदारों की नियुक्ति नहीं हुई। तहसीलदारों की नियुक्ति नहीं होने से मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि पूरे उदयपुर जिले में वल्लभनगर विधानसभा की जमीन ऑनलाइन का काम नहीं हुआ और अंत में हुआ, जल्दबाजी में हुआ, जिससे आज किसानों के खातों में कई तरह की त्रुटियां, गलतियां सामने आ रही है। कहीं खसरा नंबर इधर उधर हो गया है, कहीं खातेदार का नाम इधर उधर हो गया है। ये परेशानियां होगी। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की त्रुटियां, ये जो कैंप लग रहे हैं, उसमें मौके पर ही इनका समाधान हो। विभागों और कर्मचारियों के बारे में, समस्याओं के बारे में इनसे हमने जाना। तो जो पंचायत समिति वल्लभनगर में बनी है, उसके लिए जमीन आवंटन पंचायत समिति जो वर्तमान में एसडीओ कार्यालय है उससे काफी दूर की गई। उसको लेकर के इन्होंने सामाजिक निगरानी दल के माध्यम से भी ज्ञापन दिया था और उसको वहीं आसपास, एसडीओ कार्यालय के आसपास ही कराने की मांग रखी थी। और इनकी एक और मांग रही है कि जो एसडीओ कार्यालय है वहां पर एक बहुमंजिल इमारत बने और भवन बने जिसमें सभी कार्यालय एक ही स्थान पर हो, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और एक ही स्थान पर अपना काम हो जाए। और अब जानते हैं पंचायती राज विभाग और ग्रामीणों के लिए जो अहम रोल निभाता है पंचायतें, वहां पे ग्राम विकास अधिकारियों की अभी पद रिक्त हैं और उससे संबंधित क्या समस्या अभी वर्तमान में चल रही है और उनके समाधान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। देखो साहब, ये बात तो साफ है कि आज वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में अपन ने सुना है कि 2-2 लड्डू हाथ में, तो ये कहावत सुनी है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी और पटवारियों के पास में 3-3 जगह के चार्ज हैं। अब किसान एक जगह जाता है, वहां नहीं मिलते हैं, दूसरी जगह जाता है। इस प्रकार उपचुनाव को देखते हुए क्या सरकार इन पदों को नहीं भर सकती थी? भरनी चाहिए थी। और जहां तक पंचायत राज का मामला है, आज मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत खरसाण के अंदर मावली डांगियान में नरेगा के तहत 9.41 लाख रुपया खेल मैदान विकसित करने के लिए स्वीकृत किया। उसमें मौके पर आज 1 लाख का भी काम नहीं है। जब विकास अधिकारी वल्लभनगर और ग्राम विकास अधिकारी से जब इस बारे में मैंने चाहा, संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से सीओ जिला परिषद को मैंने इस मामले को उठाया, जिन्होंने वीडियो वल्लभनगर से 3 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जो अभी तक नहीं भेजी गई है। यहाँ पर ग्रामीणों ने मुझे बताया कि छोटा मोटा जो काम हुआ है वो भी गांव के लोगों ने बम्बुल बेचकर 18,000 में वहाँ काम कराया है। अब गौर करने की बात यह है, एक काम में मौके पर 5 लाख का गड़बड़ घोटाला है। अगर 5 काम हुए हैं तो ये 25 लाख हो जाता है, और अगर इनको आप 52 पंचायतों में कन्वर्ट करें तो करोड़ों रुपया जो है सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।
मैं चाह रहा हूँ, मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ, हर ग्राम पंचायत पे एक 11 व्यक्तियों का निगरानी दल गठित हो जो ऐसे सारे कामों पे नजर रखे। ये गांव की समस्या है और जो ग्राम पंचायतों में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उनका इन्होंने खुलासा करते हुए एक उदाहरण पेश किया था। और इनका सामाजिक निगरानी दल की ये मांग है कि यदि हर पंचायत में 11 सदस्यों का निगरानी दल गठित करके उस पर मॉनिटरिंग की जाए तो निश्चित ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। ऐसा ही उदाहरण जो कि इन्होंने अभी बताया था कि एक पंचायत में ऐसा भ्रष्टाचार है तो 52 पंचायतों को देखा जाए तो कितना होगा। ऐसा ही मामला एक मैनार का भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गोविंद जी उदावत जो कि हमारे अभी कैमरा पर्सन है, उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय के रसोई घर को लेकर के भी शिकायत की थी पहले, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। और अभी मामला ये भी जानकारी में आ रहा है कि उसका कोई राशि भी सेक्शन हुई थी और अभी भी कुछ काम हुआ था लेकिन अभी अधूरा पड़ा हुआ है। और इसको लेकर के भी बड़ी समस्या है कि बच्चों को जो पोशार बनता था वो भी घर से पका कर लाना पड़ता था। फिर ये बात तो और हुई, लेकिन अब हम इनसे जानते हैं जो शिक्षित बेरोजगारों का एक प्रमुख मुद्दा है। प्रदेश स्तर पर अभी रीट की परीक्षा भी हुई थी, सरकार के खिलाफ आंदोलनरत भी छात्र हैं और हजारों युवा जो बेरोजगार हैं उनकी क्या समस्या और उनके निदान के लिए इनसे जानते हैं। तो सर, शिक्षित बेरोजगार की भी एक प्रमुख समस्या है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो आपने जो बताया कि अगर ग्राम पंचायत और पटवारी स्तर पर इनके पास में अतिरिक्त कोई एलजीसी और स्टाफ हो तो सरकार को इनको वहाँ काम करने के लिए अधिकृत कर देना चाहिए ताकि किसानों का भड़काव नहीं हो इधर उधर, उनको अधिकृत कर देना चाहिए। नई नियुक्ति तक वो काम करे, ये सुविधा होगी। अब शिक्षित बेरोजगार के मामले में मैंने इस मामले पे आज एक बात और है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, मैंने पीएम और राष्ट्रपति तक को ट्वीट किया। आज जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में रिटायरमेंट होने के बाद में 60 की उम्र के बाद में उन्हें पुनः सुविधाओं पे रख लिया जाता है। एक तरफ उनको पेंशन मिलती है और संविदा पर पे उनको रख लिया जाता है। क्या केंद्र और राज्य सरकार इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती? और जो आज शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी जगह इनको अवसर नहीं देना चाहिए? हमारा सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी दल मांग करता है कि कार्यालयों में संविदा पर रखने पर तत्काल प्रतिबंध लगे और शिक्षित बेरोजगारों को मौका मिले। दूसरा, आज मैं एक चीज और बताऊं, एक पटवारी के पास में जहाँ पे 3 जगह के चार्ज हैं 2250 रुपया उसको एक भत्ता मिलता है और अतिरिक्त कार्य का 3750, 2 जगह है तो 3750, 10,000 रुपया उनको भत्ते के तौर पर दिया जाता है। इसमें सरकार 2,000 3,000 रुपया और मिलावे तो शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। सरकार इस पे गौर करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने सामाजिक निगरानी दल के संरक्षक महोदय ने कि जो रिटायर होने के बाद उनको ही वापस संविदा पर ले लिया जाता है। यदि उनकी जगह पर शिक्षित बेरोजगारों को लिया जाए तो निश्चित ही बेरोजगारी कमी होगी और जो पटवारियों और अन्य कर्मचारियों को जो अतिरिक्त चार्ज के लिए जो चार्ज दिया जाता है तो उनके स्थान पर भी यदि शिक्षित बेरोजगार को लगा दिया जाए तो निश्चित ही बेरोजगारी पर अंकुश पाया जा सकता है।